Good morning, all of you. Have a nice day. And once again, welcome back to you, APS online class. Dear students, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है और उसमें की गई जो विशेषताएं उन विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक अविकसित या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन साथियों, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, यह पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक तेज गति से अपने पथ पर, अपने मार्ग पर आगे बढ़ रही है। कुछ वर्षों के दौरान देखा गया कि हमारे देश के आर्थिक सामाजिक जो प्रभाव हैं उनमें अनुकूल परिवर्तन देखे गए, जिनको देखकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहना अधिक उपयुक्त होगा। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने वाले जो कारक हैं वो कारक कौन कौन से हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है। जैसा कि मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हम इस अध्याय में हम अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताओं के बारे में संदर्भ करेंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ विशेषताएं ऐसी देखी जाती हैं जो साथियों हमारे देश के अविकसित या पिछड़ेपन का प्रतीक है, जबकि कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकासशील होने का प्रमाण सिद्ध करती हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस तथ्य को स्पष्ट करने वाला जो पहला कारक है वो पहला कारक होगा राष्ट्रीय आय और
प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सतत का मतलब होता है लगातार या निरंतर। जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो एक ऐसा विकास होते हैं जो निरंतर चलता रहते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था ठहराने वाला एक जो प्रमुख कारक है या जो प्रमुख विशेषता है, वो पहली विशेषता कौन सी हो गई? राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली सतत एवं तीव्र वृद्धि। लेकिन क्या कह देने मात्र से हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ जाएगी? आखिर कोई तो प्रमाण होंगे हमारे पास जो हमें ये बता सकें कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक लगातार या एक सतत वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को प्रमाणित करने वाले जो प्रमुख तथ्य दे रखे हैं, उनमें फर्स्ट होगा मैं बात करूं 1950 से लेकर 1980 के मध्य। तो प्यारे साथियों, 1950 से 1980 के मध्य हमारे देश की जो विकास दर रही वो 3.5% रही थी। कितनी रही थी? 3.5%। इस विकास दर को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। एक डॉक्टर हुए थे, या हम कह सकते हैं एक अर्थशास्त्री हुए थे, जिनका नाम था राजकृष्ण। इस व्यक्ति के द्वारा इस विकास दर को, जो कि 1950 से 1980 के मध्य जो हमारे देश की विकास दर रही प्रति वर्ष की, वो 3.5 रही। जिस विकास दर को दोस्तों डॉक्टर जो राजकृष्ण थे, इन्होंने किसके नाम से संबोधित किया? हिंदू विकास दर के नाम से। तो प्यारे साथियों, यहाँ जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि हिंदू विकास दर किसे कहा जाता है? तो हिंदू विकास दर किसे कहा जाएगा? जो 1950 से 1980 के मध्य हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, वो 3.5% प्रति वर्ष की दर से हुआ, जिसे डॉक्टर राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर के नाम से क्या किया? संबोधित। गौर फरमाइएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है।
उस अर्थव्यवस्था को डिफाइन करने वाले जो पहले तथ्य था, पहला जो तथ्य था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि एक समय हुआ करता था जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी वो कितनी थी, 3.5%। यही विकास दर सन 1980 के बाद दोस्तों बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाती है, 5% हो गई। आगे मैं बात करूं 1991 से लेकर 2001 के मध्य यह जो विकास दर थी यह बढ़कर कितनी हो गई, 6.8%। आगे मैं बात करूं दोस्तों 11वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो विकास का लक्ष्य रखा गया या जो विकास दर रही वो कितनी रही दोस्तों, 8%। तो प्यारे साथियों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था ठहराने वाले जो तथ्य हुए उनमें पहला तथ्य कौन सा हुआ, पहला तथ्य हुआ कि हमारे देश में सन 1950 से 1980 के मध्य जो विकास दर रही थी वो कितनी रही थी, 3.5%। इस विकास दर को किसके नाम से जाना गया, हिंदू विकास दर के नाम से। किसने इसको संबोधित किया, डॉक्टर राजकृष्णा ने। आगे लगातार इसने क्या किया, एक निरंतर वृद्धि की है। जैसा कि हमने देखा अगले पॉइंट पे 1980 के जो दशक के बाद जो विकास दर रही वो कितने प्रतिशत से अधिक रही, 5% से अधिक रही। उसके बाद आगे 1991 से 2011 के मध्य, कितने के मध्य, 2011 के मध्य यह विकास दर कितनी रही, 6.8% रही। आगे जो 11वीं हमारी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, 2007 से लेकर 2012 के मध्य, जिसमें विकास दर कितनी रही, 8%। तो पहले हम कह सकते हैं स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जो विकास दर थी वो 3.5 थी, वो आगे बढ़कर कितनी हो जाती है, 5% हो जाती है। फिर आगे बढ़ती हैं 6.8 हो जाती हैं, फिर 6.8 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 8%। तो लगातार हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं हमारे देश के विकास दर में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, सतत वृद्धि हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे देश की एक अर्थव्यवस्था जो है वो एक कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था। आगे मैं बात करूं जो आर्थिक विकास का जो मापदंड माना जाते हैं, एक राष्ट्रीय आय और इसके बाद दूसरे की हम कहें तो प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में बात करें प्रति व्यक्ति आय, तो प्रिय
छात्रों, हम बात करें 1950-51 से लेकर 1990-91 तक के मध्य की बात, तो दोस्तों हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि देखी गई वो 1.6% की दर से देखी गई। उसके बाद 1991 के पश्चात यह विकास दर बढ़कर कितनी हो गई? लगभग 5% प्रति वर्ष हो गई। और उसके बाद में बात करूं सन 2015-16 की, 15-16 में यही विकास दर बढ़कर दोस्तों 6.2% प्रति वर्ष हो गई। जब हमने राष्ट्रीय आय की बात की थी तो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि देखी गई 1950 से 80 के मध्य 3.5% देखी गई। उसके बाद 1980 के पश्चात यही वृद्धि दर 5% से अधिक रही। उसके बाद 1991 से लेकर 2011 के मध्य यह विकास दर कितनी रही? 6.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह कितनी हो गई? 8%। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में मैं बात करूं तो 1950-51 से लेकर 90-91 के मध्य यह कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय 1.6%, जो कि आगे बढ़कर 5% की वृद्धि होती है। और 2015-16 में यही बढ़कर कितनी हो जाती हैं? 6.2% प्रति वर्ष की दर से क्या होती है? बढ़ती है। तो क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहना क्या उचित नहीं है? क्या हम इन तथ्यों के माध्यम से नहीं कह सकते कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर है? ऐसे ही मैं अगले कारण की चर्चा करूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन दोस्तों इतना तो हम जानते ही हैं और इसके संदर्भ में पहले हम चर्चा कर भी चुके हैं कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को 3 चरणों में विभाजित कर देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। मैंने कहा था कि किसी भी देश का अगर हमें आर्थिक स्तर या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की प्रगति का पता लगाना है तो इनमें होने वाले बदलाव से हम ये पता कर सकते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, या वो अपने पथ पर अग्रसर है या नहीं है। क्योंकि प्यारे साथियों, प्राथमिक जो क्षेत्र होते हैं, इस प्राथमिक क्षेत्र
का जो योगदान होता है वो एक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत कम होते हैं। इसके कारणों के संदर्भ में अगले चैप्टर में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी तो आप इतना समझ लें कि जो प्राथमिक स्तर होते हैं या प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर इनकम कम होती है अपेक्षा द्वितीय व्यवसाय के, और द्वितीय व्यवसाय की अपेक्षा अधिक इनकम होती है तृतीय व्यवसाय में। तो एक विकसित देश की जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इन क्षेत्रों में लगातार परिवर्तन हुआ होगा। प्राथमिक क्षेत्र से लोगों ने द्वितीय क्षेत्रों में और द्वितीय क्षेत्रों से लोगों ने पलायन किया होगा तृतीय क्षेत्र में। मैं बात करूं अपने देश की दोस्तों, स्वतंत्रता के समय हमारे देश की, या हम कह सकते हैं 1950-51 में हमारे देश की जीडीपी में जो योगदान था कृषि का, वो लगभग 50% योगदान था दोस्तों। कृषि और उसके सहायक या कृषि या उससे संबंधित जो कार्य हैं, उन कार्यों का हमारे देश की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान था? 50%। कब? 1950-51 के बाद। लेकिन आज मैं बात करूं वर्तमान की दोस्तों, तो यही प्रतिशत घटकर कितना रह गया है? मात्र 15%। तो ये एक देश के विकास की अवस्था का प्रमाण है। जब किसी देश के प्राथमिक क्षेत्र के स्तर में कमी होकर द्वितीय और तृतीय स्तर में वृद्धि हो रही है, सीधी सी बात है कि उस देश का विकास हो रहा है। यहाँ कमी होगी तो श्योर निश्चित है कि इन क्षेत्रों में वृद्धि होगी, और जब इन क्षेत्रों में कमी होगी तो ये भी निश्चित है कि इसमें वृद्धि होगी। तो 1950-51 में जहां हमारे देश में कृषि और उससे संबंधित जो सहायक कार्य हैं उनका कितना प्रतिशत योगदान था? 50। वही आज वर्तमान में घटकर कितना रह गया है? 15%। तो क्या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उसकी संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ? उसकी बनावट में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है? इसको समझाने की दृष्टि से इस पॉइंट्स को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला दे रखे हैं विशाल एवं तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। विशाल एवं तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। और दूसरे की बात करूं मैं, दूसरा होगा व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। मैं बात करूं दोस्तों विशाल एवं तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र के संदर्भ में, तो आज हमारा भारत विदेशी व्यापार के मामले में दोस्तों विश्व की टॉप 10 जो 10 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज़ों में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
अर्थात हम कह सकते हैं टॉप 10 देशों में हमारे देश का नाम आते हैं। और आगे ये आशंका व्यक्त की जाती है कि हमारा देश आगे भविष्य में एक सबसे बड़ी विदेशी व्यापार नीति या हम कह सकते हैं विदेशी व्यापार के मामले में विश्व के अन्य देशों से कहीं आगे होगा। मैं बात करूं दोस्तों कि इसके जो सेवा क्षेत्र हैं, जैसा कि प्राथमिक व्यवसाय को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाते हैं, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र था उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाते हैं, और तृतीय जो क्षेत्र होता है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो अकेले सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो अकेले सेवा क्षेत्र का योगदान 60% है दोस्तों। द्वितीय उद्योग धंधों का हमारे देश की जीडीपी में योगदान 25% है। शेष बचा 15% योगदान प्राथमिक या कृषि कार्यों का है दोस्तों। तो हमारे देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? सेवा बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के सेवा क्षेत्र में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि, क्योंकि अकेला जो सेवा क्षेत्र है वो कितना हमारे जीडीपी में योगदान दे रहे हैं? 60%। विदेशी व्यापार के मामले में हमारा देश विश्व के 10 टॉप 10 देशों में से एक है और आगे बढ़ने की भी क्या है इसकी संभावना है। आगे मैं इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं, व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। एक समय हुआ करता था 1950-51 का दोस्तों, जब हमारे देश की लगभग 72% कार्य शक्ति जानते हैं आप कार्य शक्ति किसे कहते हैं? कार्य शक्ति का मतलब होते हैं ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक नहीं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिन पर एक परिवार का बोझ होता है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। ज्योग्राफी में इसका अध्ययन किया जाता है। बाल्य अवस्था आती है, एक प्रौढ़ अवस्था आती है और एक वृद्ध अवस्था। वैसे अवस्थाओं को कई भागों में विभाजित किया गया, लेकिन हम एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मात्र इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें जो आते हैं 0 से 14 आएंगे, उसके बाद 15 से 64 इसमें आएंगे, कहीं कहीं 60 का भी वर्णन होता है और 60 से ऊपर वाले इसमें आते हैं वर्णन। गौर फरमाइएगा दोस्तों, व्यक्ति को आयु के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में। या एक प्रदेश की जनसंख्या को 3 भागों में रखकर हम उसका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है आयु वर्ग के आधार पर विभाजन। जनसंख्या का आयु वर्ग के आधार पर विभाजन और आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या का विभाजन जो किया गया वो मुख्यतः 3 भागों में किया गया। पहली बाल्य अवस्था, जिसे हम किशोर अवस्था भी कह सकते हैं, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था और उसके बाद वृद्ध अवस्था। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये भी नहीं कमाते, और वृद्ध अवस्था 60 से अबव जिनकी आयु होती है वो भी लगभग कमाना बंद कर देते हैं।
तो कमाने वाले व्यक्ति कौन से हुए? 15 से 60। कौन से वर्ग में आएंगे? प्रौढ़ वर्ग में। तो दोस्तों कार्यशील जनसंख्या कौन सी हुई? प्रौढ़ वर्ग। ये प्रौढ़ अवस्था वाली है, प्रौढ़ जो वर्ग है ये कौन सी जनसंख्या होगी? कार्यशील। किसी भी देश का जो विकास है, आर्थिक विकास, उस देश की कौन सी अवस्था पर है, कौन से वर्ग पर निर्भर करते हैं? प्रौढ़ अवस्था पर है, प्रौढ़ वर्ग पर निर्भर करते हैं। ये जो वर्ग होते हैं अन्य बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग, ये दोनों वर्ग किस पर आश्रित होते हैं? प्रौढ़ आयु वर्ग पर आश्रित होते हैं। इसलिए इन दोनों वर्गों को किस नाम से जाना चाहते हैं? आश्रित वर्ग के नाम से। आश्रित जनसंख्या हम कह सकते हैं। आश्रित जनसंख्या का आशय है कि ऐसी जनसंख्या जो अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर क्या रहती है? निर्भर रहती है, उसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। तो यहाँ आश्रित जनसंख्या कौन सी हुई? वे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष तक के मध्य की है, 0 से लेकर, और वे जिनकी आयु 60 से अधिक होती है। तो मेरा प्रयोजन सिर्फ इतना था कि कार्यशील जनसंख्या कहते किसे हैं? कार्यशील जनसंख्या ऐसी जनसंख्या को कहा जाता है जिस जनसंख्या पर एक देश के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। ऐसी जनसंख्या को क्या कहा जाता है? कार्यशील जनसंख्या, जिसका आयु वर्ग होते हैं लगभग दोस्तों 15 से लेकर 60 वर्ष के मध्य। ये आंकड़े निश्चित नहीं है। विभिन्न विद्वानों, विभिन्न जो भूगोल वेता हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इनको अपने अपने हिसाब से अलग अलग वर्गों में भी रखा है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन मैंने कहा था कि 1950-51 में हमारे देश की लगभग कितनी 72% जो जनसंख्या थी वो किस में कार्यरत थी? कृषि और उससे संबंधित कार्यों में कार्यरत थी, जो अब वर्तमान में घटकर यह प्रतिशत लगभग कितना हो गया है? 50 से भी कम। कितना प्रतिशत? 49%। तो जब प्राथमिक क्षेत्र से लोगों में कमी हुई है तो वो द्वितीय या तृतीय क्षेत्र की ओर पलायन करेंगे, तो सीधी सी बात है उनकी आय में वृद्धि होगी। जो आय में वृद्धि होगी तो क्या हमारे देश का विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट के संदर्भ में। तीसरा पॉइंट होगा आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में परिवर्तन आधार संरचना का मतलब होता है दोस्तों जिस आधार पर, जिस बेस पर एक देश का आर्थिक विकास टिका होते हैं, या हम कह सकते हैं एक देश के विकास की नींव, जिसमें मैं कुछ उत्पादों के संदर्भ में बात करूंगा। जैसे कि बात करूं दोस्तों विद्युत उत्पादन की, तो प्यारे साथियों विद्युत उत्पादन में हमारे देश में लगभग कितने वर्षों में? 65 वर्षों में जो वृद्धि देखी गई वो 100 गुना देखी गई। आधारभूत संरचना उसे कहते हैं जिस पर एक देश की नींव टिकी होती है। जैसे कि सड़क की बात कर लें, हम पुलों की बात कर लें, विद्युत की बात कर लें, वहाँ के उद्योगों की बात कर लें, परिवहन की बात कर लें, ये सब
एक क्षेत्र की क्या होती है, आधारभूत संरचना होती है। तो मैं कह रहा हूं कि आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन मैंने किसके संदर्भ में दर्शाया, विद्युत उत्पादन के संदर्भ में। विद्युत उत्पादन में हमारे देश में लगभग कितने वर्षों में, 65 वर्षों में जो वृद्धि दर्ज की गई, वो कितने गुना वृद्धि दर्ज की गई, 100 गुना। आगे मैं बात करूं दोस्तों सड़कों की। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में मात्र 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थी। और आज मैं वर्तमान में बात करूं तो लगभग इनकी संख्या कितनी हो गई है, 50 लाख किलोमीटर। तो क्या लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आगे ऐसे हम बहुत से कारण ले सकते हैं। जैसे मैं आगे बात करूं, साक्षरता की, प्यारे साथियों, आज़ादी के समय लगभग 1951 में हमारे देश की जो साक्षरता दर थी वो 18.3% थी। यही जो बढ़कर 2011 में हो गई है, कितनी हो गई है, लगभग 74.04%। ऐसा ही एक मैं कारण लूं, जीवन प्रत्याशा। और जीवन प्रत्याशा की मैं बात करूं दोस्तों, 1951 में जो जीवन प्रत्याशा थी वो लगभग 32.1 वर्ष थी, जो दोस्तों 2014 में बढ़कर 68 वर्ष हो गई। तो क्या ये सब कारण काफ़ी नहीं है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहने के लिए। आर्थिक में मैंने लिए 2 कारण और 2 ही कारण ले लिए मैंने सामाजिक में। विद्युत उत्पादन पिछले 65 वर्षों में कितने गुना वृद्धि हुई, 100 गुना। सड़कों की बात करूं, आज़ादी के समय 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई हैं, 50 लाख किलोमीटर। बात करूं सामाजिक स्तर की, तो 1951 में हमारे देश की साक्षरता का जो स्तर था 18.3% था, जो कि 2011 में बढ़कर 74.04% हो गया। आगे मैं बात करूं जीवन प्रत्याशा की, सन 1951 में हमारे देश में जो जीवन प्रत्याशा जो औसत आयु थी वो 32.1 वर्ष थी, जो कि 2014 में बढ़कर कितनी हो गई, 68 वर्ष। इसका लास्ट जो कारण है उस कारण को देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका चौथा कारण है दोस्तों, और लास्ट कारण होगा अन्य कारकों में दोस्तों जो मुख्यतः दे रखी है, जनसंख्या वृद्धि दे रखी है। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक देश की चाहे हम किसी भी संदर्भ में बात करें तो एक देश की जो आर्थिक विकास में जो बाधक होती है या मैं यूँ कहूँ कि अगर कोई देश किसी भी कारण से पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक होते हैं वो वहाँ की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि होती है।
इससे पहले हमने देखा था कि हमारे देश में प्रति वर्ष इतनी जनसंख्या वृद्धि होती है कि जिसे हम एक कॉन्टिनेंट कहते हैं, एक महाद्वीप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उस महाद्वीप की जनसंख्या लगभग बराबर होती है हमारे देश में बढ़ने वाले प्रतिवर्ष की जनसंख्या के। आई मीन कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या बढ़ती है प्रतिवर्ष जितनी की किस्में होती हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं वो होती है वहाँ की जनसंख्या वृद्धि। और प्यारे साथियों, मैं बात करूं 1961 से लेकर 1971 के मध्य हमारे देश की जो जनसंख्या में वृद्धि देखी गई, वृद्धि दर जो दर्ज की गई वो की गई थी 24.80% या 80%। ध्यान रहे दोस्तों कि वृद्धि जो ये निकाली गई है 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष में होने वाली वृद्धि। अगर इस 10 वर्ष को हमें एक वर्ष में डिवाइड करना होते हैं तो हम इसमें 10 का भाग दे देते हैं, लगभग कितनी आएगी 2.48% प्रति वर्ष। जबकि मैं बात करूं यही 2001 से लेकर 2011 के मध्य की, तो यही 10 की जो वृद्धि रही कितनी रही दोस्तों 17.64।